पिछले 25 सालों में 25-26 सालों में मतलब 2000 के बाद से ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है MSCI का, उसके अंदर भारत के टॉप 10 में एक भी स्टॉक नहीं हो। ऐसा पहली बार 26 साल बाद ऐसा हुआ है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी भी हम लोग बातें कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो MSCI का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है वो 24 इमर्जिंग डेवलपिंग नेशन के स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है। दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी होती है, या जो इंडेक्स फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, जो सिंपल इंडेक्स को फॉलो करते हैं, वो इस इंडेक्स को कॉपी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा स्टॉक्स को ये लोग जो है वो ट्रैक करते हैं। तो बहुत बड़ा इंडेक्स, 24 कंट्रीज को ट्रैक कर रहे हैं, तो 1200 स्टॉक्स बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया। मेजरली ये जो यूनिवर्स है, ये जो इंडेक्स है, वो बहुत ज्यादा एशियन कंट्रीज के लिए अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। पास्ट में साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, हांगकांग और इंडिया, इनके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन था, लेकिन इंडिया के अंदर भी इसका कंसंट्रेशन अब घट गया है। अभी के टाइम पे देखें तो इस इंडेक्स के क्या हालात है वो देखते हैं, और इसका भारत पे क्या असर होने वाला है ये भी समझते हैं। क्या कोई डरने की बात है या नहीं है, ये भी बताऊंगा। प्रेजेंट टाइम पे ताइवान सेमीकंडक्टर जो कंपनी है, TSMC जो है ताइवान की, वो अकेला इस इंडेक्स के अंदर 15% होल्ड करके बैठा हुआ है। मतलब 1200 स्टॉक का कोई इंडेक्स है, 24 कंट्रीज का कोई इंडेक्स है, जिसमें एक कंट्री का एक स्टॉक 15% वेटेज लेके बैठा हुआ है। कितना ज्यादा रिस्की है, कितना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये आप यहां से समझ सकते हो। सेकंड, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का 7.78% वेटेज है और SK हाइनेक्स का 6.60। तो साउथ कोरिया की दो कंपनी मिला के 12 से 13% का एक्सपोजर यहाँ पे ले रही है। उसके बाद टेंसेंट आ जाती है, चाइना की अलीबाबा चाइना का यहाँ पे हो जा रहा है। तो सिर्फ एक स्टॉक जो है वो 15% का एक्सपोजर लेके बैठा हुआ है, एक कंट्री 15% का एक्सपोजर लेके बैठी हुई है। दो स्टॉक्स भी मिला देते हैं तो 22-23% का एक्सपोजर, और टॉप 4 स्टॉक्स जो है इस इंडेक्स के अंदर, 1200 स्टॉक्स का इंडेक्स, टॉप 4 स्टॉक्स मिलके ही ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा का एक्सपोजर है। 30% से ज्यादा का एक्सपोजर। और सारी कंपनीज आप निकालो, टॉप 10 में कौन कौन सी कंपनी, आपको सिर्फ साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान की कंपनी ही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टॉप 10 में भारत की एक भी कंपनी नहीं है। पहले HDFC बैंक टॉप 10 में हुआ करता था, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 10 में हुआ करता था, अभी के टाइम पे 12वें-13वें नंबर पे खिसक चुका है। और एक और खास बात बताऊं, इस इंडेक्स के अंदर 24 कंट्रीज, 24 कंट्रीज का ये इंडेक्स है, लेकिन 70% जो वेटेज इस इंडेक्स में है सिर्फ 3 कंट्री का है। सिर्फ 3 कंट्री, गेस कर लिया होगा आपने कौन कौन है? ताइवान, साउथ कोरिया एंड चाइना। ये 3 कंट्री को मिला के 70% एक्सपोजर है। बाकी की 20-21 कंट्रीज का एक्सपोजर जो है वो ऑलमोस्ट 20-30% के आसपास है। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है और इस आने वाले में क्या समय में होने वाला है, देखिए मेनली बिकॉज ऑफ, अगर आप देखोगे तो टॉप की जो भी कंपनीज है यहाँ पे AI वाली है, या तो AI काम करती है AI का, या फिर ये सेमीकंडक्टर वाली कंपनी। ज्यादातर आप देखोगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK हाइनेक्स सेमीकंडक्टर है, ताइवान सेमीकंडक्टर, टेंसेंट वगैरह, अलीबाबा, मीडियाटेक है, डेल्टा, हॉन हाई, सैमसंग, चाइना कंस्ट्रक्शन, मतलब ज्यादातर कंपनीज जो है वो AI वाली या फिर सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज ही हैं। तो इंडिया के अंदर तो कोई ऐसी कंपनी मिली नहीं, लेकिन देखो इंडिया के अंदर AI को लेकर कोई अभी डायरेक्ट कंपनी नहीं है, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो अभी भी न्यूज आ रही है, मेटा के साथ कोई टाई अप कर रहा है, कोई एंथ्रोपिक के साथ टाई अप कर रहा है। डायरेक्ट AI नहीं बनाएंगे तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अदानी टाई अप कर रहा है अलग अलग कंपनीज के साथ, तो डेटा सेंटर ही बने, प्लांट्स ही यहाँ पे लगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही AI का क्रिएट हो। लेकिन वो सब चीजें आने की चीजें, लेकिन अगर इस इंडेक्स की बात करते हैं तो FIIs का जो सेल हो रहा है भारत के अंदर, एक बड़ा रीजन है ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर लगातार भारत का जो वेटेज है वो घटते जाना।
और बड़े बड़े स्टॉक्स जो थे टॉप पे वो भी नीचे जा चुके हैं। तो नीचे जाने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली एफआईआईज का जो आउटफ्लो, जो सेलिंग है, वो इन स्टॉक्स के अंदर हो जाता है। क्योंकि 7th नंबर पे अगर पोजीशन थी, अभी वो पोजीशन अगर 12th या 13 नंबर पे आ गई है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जितने भी ये इंडेक्स फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड है जो कि इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो बेचते हैं स्टॉक्स के अंदर से। तो एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, जो जो स्टॉक्स हैं ये सब तो ऊपर है, कुछ स्टॉक्स नीचे भी हैं, तो उन सब के अंदर से एफआईआईज की बिकवाली होती है। तो अदर कंट्रीज के अंदर इतना ज्यादा रैली होना और इंडिया के मार्केट की गिरावट, इस दोनों के कारण इंडिया का वेटेज जो है वो घट जा रहा है, अदर मार्केट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही ये वेटेज उल्टा हो रहा है, इंडिया का घट रहा है, अदर मार्केट का बढ़ रहा है, वैसे ही और ज्यादा जो प्रेशर है एफआईआईज के फ्लोज का इंडिया के ऊपर आ रहा है। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। क्यों हमेशा ऐसा नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो वेटेज है नीचे गई, लोएस्ट लेवल पे पहुंची हुई है। एफआईआईज अगर वापस आते हैं, एफआईआईज खरीदारी करते हैं, और लगभग 1.5 साल से भारत के अंदर यही हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं हुई है, फिर भी अभी जो वेटेज है वो मेंटेन है। यहां से आगे अब क्योंकि ये जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, कोई इसमें बैठ के मैनेजर ऊपर नीचे नहीं करता है स्टॉक्स को। जिस कंपनी का साइज बढ़ जाता है, जिस कंपनी का साइज बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, जिस कंपनी का साइज घटता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका घटता है, वो नीचे आ जाता है। तो लगातार सेलिंग के कारण भारत के कंपनीज का जो ओवरऑल मार्केट है वही घट रहा है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी घट रहा है, इसलिए ये नीचे जा रहे हैं। तो 1.5 साल से जो इतने बुरे हालात से मार्केट में, मतलब कुछ लार्ज कैप तो खासकर कुछ नहीं बन रहा है, तो अब अगर यहां से आगे की तरफ मार्केट के अंदर ग्रोथ आती है, ठीक है, ग्रोथ आती है, तो ग्रोथ आएगी तो क्या होगा? मार्केट एक्सपैंड करेगा, स्टॉक्स के अंदर पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, तो मार्केट कैप बढ़ेगा। तो जब मार्केट कैप बढ़ेगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो वापस से ये जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर आएंगे, तो मार्केट कैप बढ़ेगा, तो इसमें भी वो टॉप 10 से जो नीचे चले गए हैं वापस से ऊपर आ जाएंगे। अगर अगर ये साउथ कोरिया और ताइवान और चाइना की कंपनी इसी रफ्तार से बढ़ती नहीं रही तो। और यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट के अंदर कितना बड़ा रिस्क, मतलब एक तरीके से आप समझो 70% स्टॉक्स 3 कंट्री के अंदर कंसंट्रेट, 70% इंडेक्स 3 कंट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। 30% से ज्यादा 4 स्टॉक के अंदर में, ये 1200 स्टॉक्स का इंडेक्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो थोड़ा सा परेशानी, अब यहाँ पे वेटेज पे कैप नहीं डाला गया है इंडेक्स के अंदर, इस कारण से भी परेशानी आ रही है। मान लीजिए अगर एक स्टॉक पे 10% का भी कैप डाला गया रहता, तो ये 15% एक स्टॉक लेके नहीं बैठा रहता। और क्योंकि इतने बड़े स्टॉक्स का इंडेक्स है, तो 5% का भी कैप लगा सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी कैप नहीं लगाया गया है। इस कारण से भी ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा डरने, घबराने, परेशान होने की चीज है कि अरे 20 साल में ऐसा नहीं हुआ, इमर्जिंग मार्केट से टॉप 10 से निकल गया। ये नॉर्मल सी चीज है भाई। अदर मार्केट अच्छा कर रही है, इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, तो उनका मार्केट कैप बढ़ रहा है, इंडियन का मार्केट कैप उल्टा घटी जा रहा है। तो ऐसे में उनके स्टॉक्स ऊपर आ ही जाएंगे और हमारे स्टॉक्स नीचे चले ही जाएंगे। वापस से जब हमारे मार्केट में रैली आएगी तो हमारे स्टॉक्स भी ऊपर आ जाएंगे। तो ये इतनी सी सिंपल सी चीज है और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसको लेके परेशान होना चाहिए। हाँ, ये एक चीज जरूर है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंड्स जो हैं वो दुनिया के अंदर इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और इसमें वेटेज घटने या इस इंडेक्स से स्टॉक्स का बाहर निकलने का मतलब ये है कि एक दिन फ्राइडे को दिखा था ना क्या सेलिंग हुआ था, एफआईआईज का फ्लो आउटफ्लो होना इस इंडेक्स से बाहर निकलने का मतलब है, या इस इंडेक्स के अंदर वेटेज कम होने का मतलब है। इस इंडेक्स के अंदर वेटेज बढ़ने का मतलब है कि इनफ्लो एफआईआईज का होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का होगा कंट्री के अंदर या स्टॉक्स के अंदर। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना।